पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के FIR नंबर 1 2001, तो वो पहली वो FIR हुई और इन्वेस्टिगेशन में फिर गाजी बाबा का पूरा डिटेल उभर के आया। मुझे गोली लगी गाजी बाबा इनकाउंटर में, जैसा कि आपको पता है आई सफर्ड 7 to 8 बुलेट शॉट्स। नमस्कार, द क्यूरियस माइक में आपका स्वागत है। आज मैं शुरुआत करूंगा एक श्रद्धांजलि के साथ। श्रद्धांजलि 9 लोगों को जिनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान के चलते हम सब लोकतंत्र की फिजाओं में जी रहे हैं। कुछ कहने से पहले आइए हम सब मिलकर जगदीश प्रसाद यादव, मातवर सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह, घनश्याम और देशराज, इन 9 नामों को नमन कर लें। आज 13 दिसंबर है। आज से ठीक 24 साल पहले दिसंबर 2001 को मैं और पूरा देश कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस दिन द आइडिया ऑफ इंडिया वॉज अटैक्ड। द प्लेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic was challenged. दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा के 8 सुरक्षाकर्मी और एक माली देशराज, जिन्होंने अपनी जान देकर आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया और लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की। मैं संसद में मौजूद था। इनमें से कईयों से रोज दुआ सलाम होती थी। हर साल 13 दिसंबर एक टीस इसीलिए लेकर आता है। हमारे द क्यूरियस माइक में आज के गेस्ट का भी स्वागत मैं एक शुक्रिया से करूंगा, क्योंकि जिस नापाक इंसान ने भारत के लोकतंत्र को ऐसी चुनौती दी थी, 13 दिसंबर 2001 में ऐसा षड्यंत्र रचा था, उसका खात्मा उनके हाथों हुआ था। अब उनके परिवार की एक अनूठी प्रथा है, मैं बताऊं आपको। उनके बाबा यानी ग्रैंडफादर जगत नारायण धर दुबे चौरी चौरा गांव के इलाके में एक गांव में रहते थे। वो अपने गांव से निकले तो 6 साल बाद सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की यूनिफॉर्म में लौटे। जब वे महज 6 साल के थे तो भाई का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया। घर वाले चिंतित हो गए और उनको नजर से दूर नहीं जाना देना चाहते थे, खिलाफ हो गए थे। मगर ये जनाब घर से निकले और कुछ सालों बाद अपना दायां हाथ काफी छलनी करवाकर पेट में एक गोली जो निकाली नहीं जा सकती लेकर के लौटे और पार्लियामेंट अटैक का बदला लेकर लौटे। हिंदुस्तान के ओसामा बिन लादेन गाजी बाबा को मार कर लौटे। मैं इसीलिए उनका स्वागत नहीं, सलाम से शुरू करना चाहता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड DIG नरेंद्रनाथ धर दुबे हमारे साथ हैं। मैं दुबे साहब आपसे ये शुरुआत इसी से करना चाहूंगा, हाउ फ्रेश इज द मेमोरी? राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो ये मैं कुछ आपके प्रिल्यूड में जो आपने बातें कहीं उसमें एक छोटी मोटी बातें हूँ, मैं कह के फिर आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने श्रद्धांजलि अर्पित करी और 13 दिसंबर का आज का दिन हमारे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड टेररिज्म का ये बड़ा लैंडमार्क दिन है। तो जब आप पार्लियामेंट में चीज़ कवर कर रहे थे, उस समय मैं श्रीनगर में था, JNK में, और मैं एक ऑपरेशन डाउनटाउन में करके लौटा ही था। जनरली ऑपरेशंस रात के 3 बजे से लेकर 8-9 बजे के बीच होते हैं और ऑफिसर्स मेस में हम लोग चाय पी रहे थे एंड देन हमने स्क्रीन ऑन किया टीवी का। तो 13 दिसंबर 2001 का जो मंजर टीवी पे दिखा, मतलब वो कुछ देर हमें समझने में लगा कि हो क्या रहा है। अविश्वसनीय था। तो हम एक दूसरे से पूछ रहे क्या है, मतलब उतना ओरिएंट हम नहीं कर पा रहे थे। फिर ख्याल आया कि 72 दिन पहले JNK असेंबली अटैक यहीं हुआ है और उसको हम ही लोगों ने हैंडल किया था, और उसके बाद तो फिर हिस्ट्री ही हो गई। फिर पूरी बातें निकल के सामने आईं और जैश ए मोहम्मद के पूरे लीडरशिप के बारे में, किसने उसको मास्टरमाइंड किया, और पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत बहावलपुर का चिरचिल पाटनी गांव के रहने वाला ताहिर नदीम राना, कोड नेम गाजी बाबा, और तमाम बाकी भी मुख्तलिफ नाम इसके रहे हैं। ये इसका मास्टरमाइंड था। मैं एक और चीज़ से शुरुआत करूंगा। अभी जब हाल में रेड फोर्ट पे के सामने ब्लास्ट हुआ, अगेन जो लोकेशन थी वो आइकॉनिक थी। वो 2001 में पार्लियामेंट और लाल किला, जहां से हर 15 अगस्त पे हमारा झंडा लहराया जाता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के द्वारा। हमारी मंशा, हमारी राय का जो द्योतक है, वन हु डिनोट्स इट, वहाँ पे बात ये उठी कि ये बहुत ही यूनिक हुआ कि तफ्तीश के बाद निकल के आया कि देयर आर डॉक्टर्स इन्वॉल्व, एक वाइट कॉलर्ड नई जमात आ रही है जो कि फिदाइन या टेरर एक्टिविटी में शामिल है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, आपकी वाकफियत इस तरह के आतंकवादियों से बहुत पहले हो चुकी थी। बिल्कुल, अब ठीक कह रहे हैं। यानी ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टेक्निकली आपके लिए, एंड दिस इज नॉट द लास्ट। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा, डाउनटाउन श्रीनगर की जब आतंकवाद में हम बात करते थे तो सौरा को ऐसे हम डिफाइन किया जाता था कि सौरा तोरा बोरा है, ये एक टेररिस्ट का गढ़ है। और एक और बात आपको बताऊं, यहाँ लिंक करूं मैं, जब मिस्टर के राजेंद्रा ही वॉज आईजी पुलिस, लेटर ही बिकेम डीजीपी ऑफ JNK, उनको 2004 में एक रैली हो रही थी, पॉलिटिकल रैली, और उसमें माननीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे कोई सभा थी, उसमें उन पे फिदाइन अटैक हुआ और गोली लगी। उनको सौरा मेडिकल कॉलेज इवैक्यूएट किया गया। एंड IGP कश्मीर, व्हाट आई लर्नड, जो मैं अनकन्फर्म बता रहा हूँ, मैं इस पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे पता लगा, ही रिक्वेस्टेड टू नॉट टू एडमिट इन सौरा मेडिकल कॉलेज। मुझे गोली लगी गाजी बाबा इनकाउंटर में, जैसा कि आपको पता है, आई सफर्ड 7 to 8 बुलेट शॉट्स। वो दिन था 30 अगस्त 2003, पार्लियामेंट अटैक के 17 महीने बाद। उसके बाद मुझको इवैक्यूएट किया गया श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज, SMHS हॉस्पिटल, जो कि हार्ट में है श्रीनगर की। और लकीली वो हॉस्पिटल भी हमारे ही जुरिडिक्शन में था। और तीसरा कोइंसिडेंस था कि प्लेस ऑफ इनकाउंटर से 1 किलोमीटर दूर था। तो मुझको जब वहाँ इवैक्यूएट किया गया तो मुझे जो याद है कि मुझे जिप्सी से खींच के स्ट्रेचर पे डाला गया, और तब तक मुझे ये पता था कि मेरे खाली हाथ में गोली लगी है, बाकी गोली का कोई ज्ञान था नहीं। जब अंदर इमरजेंसी में लिया तो डॉक्टर्स ने आनन फानन में एक्सरे वगैरह किया, तो मैं इतना याद है कि किसी को कहते हुए कि आपके पेट में गोली है, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में गोली है, और परफोरेशन हो रहा है इंटेस्टाइन में, वी हैव टू गो फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। तो मैं होश में था, तो मैंने बोला नहीं, मुझे 92 बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल ले चलो, यहाँ मेरा इलाज नहीं होगा। उसका सिर्फ एक रीज़न था। आपने उस हॉस्पिटल में जी इलाज कराने से इस हालत में मैंने मना किया। क्यों? और उसका रीज़न ये था, मैं हॉस्पिटल को पूरा ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके ठीक 15 दिन पहले अल उमर का एक ऐसा ऑपरेशन किया था हमने, अल उमर तंजीम का, जिसमें 15 टेररिस्ट हमने पकड़े थे। 15 टेररिस्ट में एक तो मार दिया गया इनकाउंटर में, 14 टेररिस्ट जीवित हालात में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जमा किए गए थे। और ये पूरा का पूरा अल उमर मॉड्यूल SMHS हॉस्पिटल के बेसमेंट किचन से चल रहा था। और उसका जो किंग पिन था, चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वो जकूरा, गंधरबल जकूरा का रहने वाला था और उस हॉस्पिटल के टॉप सर्जन का भांजा था। ऐसा करते हैं कि आपके सफ़र की शुरुआत कर देते हैं। एक तो आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ का इतिहास ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को बवाल करने की ऐसी आदत है कि उनकी वजह से गांधी जी को अपना 1919 अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ गया। 1919 चौरी चौरा। पुलिस में जाना जो है वो नेचुरल आउटकम था, क्योंकि परिवार तो आपका चाहता नहीं था कि आप घर से कहीं बाहर निकलें। मैं यूनिफॉर्म की तरफ एक तरह से संयोग था, मैं मुड़ा, हाँ, संयोग से आया, ये मैं कह सकता हूँ। तो पुलिस में आ गए जी। उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग हुई वो हो गई उसके इलाके में जिसे वीरप्पन और बुंदेलखंड कहते थे जी, ददुआ गैंग। ददुआ गैंग। ये भी ऐसा क्रिमिनल और डकैत जिसकी एक टाइम पे पुलिस के पास तस्वीर नहीं थी।
तस्वीर नहीं थी। और पुलिस के इस इनकाउंटर में यही एक डकैतों का इनकाउंटर है जिसमें ददुआ गैंग के लोग कम मारे गए और यूपी एसटीएफ की ज़्यादा कैजुअल्टी हुई। उसके बाद आप चले गए कम्युनल दंगाग्रस्त इलाकों में। संभल जून 1986 का मुझे वो इंडिया पाकिस्तान का वनडे मैच याद है जिसमें जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा के लास्ट बॉल पे छक्का मारा था। और उस दिन तक मुझे, राहुल जी क्लियरली बताऊं, मुझे कोई इल्म नहीं था कम्युनिटी, कास्ट, और एक ही टीवी सेंटर था संभल में। तो उसमें कुछ बनारस वगैरह के हमारे जानने वाले लोग मिल गए, तो मुझे बोले कि आप अंदर चल के मैच देख लो, क्योंकि लोगों के घरों में टीवी नहीं था। तो मैं जब उनका अंदर देखने गया और जब इंडिया हारा तो आई फाउंड 8 out of 10 एम्प्लॉइज क्लैपिंग एंड गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन टू दी जावेद मियांदाद। लेकिन संभल में मैंने जो अपना टफ टाइम निकाला था, इंक्लूडिंग होली, संभल में आप होली का नहीं जला सकते थे, संभल में आप होली नहीं खेल सकते थे। संभल में की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 1986 की। और उस दिन मुझे याद है कि जवानों ने होली खेलने की कोशिश की तो पब्लिक का डेलीगेशन आया कि होली खेलते हुए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ हम भी होली खेल रहे हैं। ये बताइए कि यूपी पुलिस से बीएसएफ में कहाँ चले गए? हुआ क्या कि मैं वहाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी थोड़ी मालदार है, उसमें भनक बढ़िया होती है। उसमें क्या था, जब आदमी घर आता है ना तो लगता है कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं, राहुल जी डीएसपी साहब आए हैं। आपकी बात सही है कि हमारे टाइम में लोग कहते थे कि अरे तुम लेक्चरर हो, अरे हम सोचे तुम दरोगा बन गए हो। यानी लोग इस पोस्ट को बड़ा ये करते थे। हुआ ये कि ग्रुप बी जॉब थी। साहब ये कहा जाता है यूपी में आज भी कि देश में पीएम, जिले में डीएम, और इलाके में एसएचओ। बिल्कुल, अब सच्चाई भी है। तो ये ग्रुप बी जॉब थी। मैं जिस लेवल पे था तो मुझे कहीं कहीं पिंच होता था कि आई डिजर्व अ ग्रुप ए जॉब। उसके बाद बीएसएफ में पहली पोस्टिंग आ गई आपकी। हाँ, बीएसएफ में भी देखिए थार डेजर्ट मिला हमको, जैसलमेर, बाड़मेर। यानी आपका पाकिस्तान से ट्रस्ट वहां से शुरू हो गया? वहां से शुरू हुआ। जब मैं वो तो आप पाकिस्तान के रेंजर्स से पहले मिले कि पाकिस्तान की ऊंटों से पहले मिले? मैं पहले, मेरा क्या था कि पहले तो अपने ऊंटों से मिले क्योंकि ऊंट ही एक ट्रांसपोर्ट का साधन होता था, गाड़ी तो थी नहीं। वाटर टैंकर कोई आता था 5 दिन में पानी देने, तो वाटर टैंकर एक मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट होता था। इसका दृश्य हम देखते थे, भाई ये वाटर टैंकर है, क्योंकि एक बार आपको छोड़ दिया गया उस डेजर्ट में, फिर ऊंट आपके साथ ही हैं। तो मेरा एक दिन ऐसे ही जाड़े का दिन था, यही सीज़न चल रहा था दिसंबर का। तो ऊंट ब्रीडिंग सीजन था, तो वो थोड़ा बिगड़ करके और सवार सिपाही को पटक के भाग गया पाकिस्तान। हमारा आदमी अगले दिन आया, वो कहा कि सर पाकिस्तान के शांग्रीलो गांव में ऊंट फलाने के यहाँ बंधा हुआ है। मतलब ही क्रॉस्ड पाकिस्तान एंड केम बैक। तब बॉर्डर फेंसिंग थी नहीं, ओपन बॉर्डर था। और ओपन बॉर्डर लाए कैसे फिर आप उसको वापस? अब फिर मैंने बोला पता तो लग गया, क्या करें। तो ये हुआ नहीं, इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट का एक इस्टेब्लिश मैकेनिज्म है। आप एक चिट्ठी भेजिए पाकिस्तान रेंजर को और वो मीटिंग करिए उनसे। चिट्ठी कैसे जाती थी? चिट्ठी आप ह्यूमन सोर्स के थ्रू भेज सकते थे, जिसका कि एक एक्सेप्टेड नॉर्म था। एक्सेप्टेड नाम तो था। आपने एक चिट्ठी भेजी पाकिस्तान के रेंजर को कि भाई मेरा ऊँट गायब है, ऊँट तुम्हारे पास, मैं इसके लिए आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसी पे लिख दिया कि पिलर नंबर इतना, इतने बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से जनाब हम आपसे मिलेंगे। तो हम ऐसे से तैयारी करके गए। तो लड़कों ने बोला सर उनकी पोस्टें करीब 80-80 किलोमीटर पीछे हैं, 100-100 किलोमीटर। तो वो आते हैं तो वो रात को कहीं गांव में रुकते हैं और फिर बिना खाए पिए आते हैं। मैंने कहा सिस्टम क्या है? कहे सर थोड़ा कुछ पानी वानी ले चलते हैं, कुछ पराठा वराठा ले चलते हैं। ये दस्तूर था। लेके गए तो उस बिल्कुल एग्जैक्टली पिलर पे वो पाकिस्तान रेंजर का ऑफिसर खड़ा था। आई स्टिल रिमेंबर, अकबर। तो अब ही वॉज टॉलर देन मी। फिर मैंने पाकिस्तान रेंजर की पहली बार वर्दी देखी, को दिखता कैसा है, डार्क कलर का वो पहनते हैं, मजरी कलर, यही वाला कलर। हैंडशेक हुआ तो बोले कि तो हमने पहले थोड़ा पानी वानी पिया, ऐसे ही एक इनफॉर्मल चैट की, भाई आप तो बहुत दूर से चले। हाँ सर हम तो कल रात को चल दिए थे, गांव में ठहरे, फिर अभी सुबह आ रहे हैं। अब वहाँ आपको ये भी नहीं बताना पड़ता कि आप कितने दूर से आए हैं, आपकी पोस्ट कहाँ है, हालांकि मालूमात उनको भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो हमने कहा यार मेरा ऊँट नंबर 9 हो, जो भी हो, एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा है, ये भाग के पाकिस्तान चला गया और मेरी बड़ी मुसीबत हो गई है। तो उसने बोला कि आप तो पता भी कर लिए होंगे कि कहाँ है।
तो मैंने कहा पता तो कर लिया हमने। तो कह रहे फिर बता दीजिए। तो हमने कहा शंगरीलो गांव में ये फला के यहाँ ठहर है वो, क्योंकि जो लोकल गाइड होते हैं ना उन्हें सब पता होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको ऊँट हम कल तक ला के दे देंगे इसी पिलर पे। और ऊँट बाय द वे नहीं मिला तो दूसरा ऊँट पकड़ के हम वही नंबर डाल के दे देंगे, अब चिंता मत करो। ठीक है, फिर वापस आ गए हम। ये पाकिस्तानी रेंजर ने कहा? रेंजर ने बोला। ये बात तब की है जब कश्मीर प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ था। हाँ। ऐसे ही। उसके बाद आपका एक और अपग्रेड हुआ चैलेंजेस का। जी। 1994 आप पुलवामा पहुंच गए। तो पुलवामा इन दैट पीरियड 2019 में व्हाट वी सॉ व्हाट हैपेंड इन पुलवामा, क्या आपको 1994 में दिख रहा था दैट प्लेसेस लाइक पुलवामा कैन बी हेडिंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ देखिए पुलवामा डायरेक्शन? हमें पहली बात तो उस समय ये आइडिया नहीं था कि जो पुलवामा में हम सीन देख रहे हैं इसकी लॉन्गेटिविटी इतनी होगी, क्योंकि क्या दिखा आपको सब जाते ही? पुलवामा सबसे पहले तो इंडक्शन के बाद अवंतीपुर से लेके पुलवामा शहर 16 किलोमीटर की दूरी है। वो 16 किलोमीटर सेफली आप पहुंचेंगे कैसे, ये वो दिन था कि आप सेफ्टी क्या करेंगे वो तो इम्पॉर्टेंट था ही, आप खुद सेफली कैसे पहुंचेंगे। तो पुलवामा जिस दिन हमने चार्ज लिया अगस्त 94, उस दिन 3 घटना हुई एक ही साथ। एक घटना हुई कि कमांडिंग ऑफिसर अच्छा पोस्ट किए गए कि भाई इनको श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, इनको पुलवामा लाना है। क्योंकि मैं बहुत जूनियर था, उनको एज़ पर प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट लेने गया था। तो सीओ जब आए तो डेफिनेटली रात का डिनर हमें करना था। डिनर ख़त्म करके हम बैठे ही थे कि रॉकेट अटैक हो गया, रॉकेट लॉन्चर से हमारे कैंपस पे। तो वो बीएसएफ के कैंपस पे हाँ, पहले ही दिन जिस दिन सीओ का हम वेलकम कर रहे हैं, वो हमारे सीओ आरपी सिंह सर रिटायर हो गए, फरीदाबाद में रहते हैं। तो डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स था, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर का कुछ पोर्शन हमको दिया गया था। तो जिसमें डिप्टी कलेक्टर बैठते थे, उनके ऑफिस के वॉल के नींव में जाके वो रॉकेट धंसा। एक्सप्लोड नहीं हुआ, लेकिन वो जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर का वायर मैश काटते हुए, पॉपुलर का पेड़ काटते हुए, हमारे कुक की मच्छरदानी को पीएस करते हुए अंदर धंस गया। तो जो प्राइमरी आवाज आती है हम लोग, रॉकेट था ये नॉर्मल रॉकेट लॉन्चर था, जो एक लंबा सा उसमें आपको ध्यान होगा डालते हैं। जाके जब हम मौके पे देखे तो वो एक्सप्लोड नहीं किया था। कुक सो रहा था, क्योंकि वो दिन भर खाना वाना बना के बेचारा रात को आराम से यानी जिस कुक की मच्छरदानी से रॉकेट गया वो सो रहा था, क्योंकि वो इतना थका हुआ था और एक्सप्लोड हुआ नहीं तो उसे शायद, और इंजर्ड भी नहीं हुआ, तो लकीली उसकी ज़िंदगी बच गई। पुलवामा सीधी बात है, आज के तारीख में किसी कश्मीरी से बात कर लीजिए, पढ़े लिखे पुलिस अफसर, तो यही बोलता है कि सर मुल्क में आतंकवादी अटैक हो और पुलवामा का नाम नया है। यानी पुलवामा इज synonymous, it's a synonymous to radical teaching and it's a synonymous to the breeding center to the gun. बिल्कुल। तो साउथ कश्मीर, पुलवामा एंड अनंतनाग, पुलवामा तो अनंतनाग को भी ऊपर से ऊपर चला गया है। पुलवामा अगर आपका काबू में आ गया, या पुलवामा से अगर ये चीज़ कम हुई, तो ये पूरे आतंकवादी घटनाओं में इसकी गिरावट आएगी। 24 दिसंबर 1999 IC-814 हाईजैक, और वो आपकी शताब्दी बदल रही थी। शताब्दी जो बदल रही थी वो एक बहुत बड़ा, पिछली शताब्दी का सबसे बड़ी घटना वो थी हमारी, क्योंकि उस घटना ने सिर्फ उसमें जहाज ही नहीं हाईजैक हुआ, उसके एवज में जिनको हमने रिलीज़ किया 3 आतंकवादियों को, उसमें एक को तो मैं डिस्कार्ड करता हूँ, लेकिन जो 2 लोग थे उन्होंने पूरे दुनिया और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया पाकिस्तान में जो टेररिज्म की पूरी उन्होंने एक नया कंटूर खींचा, जिसमें दोनों जिंदा हैं, सैयद मोहम्मद उमर शेख एंड मौलाना मसूद अजहर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 99 बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ईयर था। करगिल फेज है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ का पीरियड है। 2000 में मेरा 3 साल का पीरियड पूरा हुआ और बिल्कुल स्केल से नाप के एक दिन भी एक्सटेंशन नहीं मिला। तो लोग बोले कि अगर 30 जून के बाद तुम ज्वाइन किए होते तो तुम 2001 में जाते, लेकिन तुमने 16 जून को कर लिया ज्वाइन, तो तुम उस कट ऑफ डेट में आ गए हो। नो प्रॉब्लम, मैं रिलीव हुआ और कश्मीर चला गया 2000 में। बट इस बार हमको अर्बन एरिया मिला, क्योंकि मैं श्रीनगर सिटी में काम नहीं किया था और उससे पहले मैं रूरल एरिया में था। दोनों का डिफरेंट है काम करने का तरीका, और मुझे
कानवाई ग्राउंड से सीधे हुक्म मिला कि इनको सीधे नौहट्टा जामिया मस्जिद का जो कंपनी हेडक्वार्टर है, दुबे जी को सीधे वहीं भेजो। और मुझे रखा गया सुल्तान सिकंदर शाह के टाइम की बनी हुई नौहट्टा जामिया मस्जिद, जो कि एपिसेंटर रहा है, जहां हर शुक्रवार को उमर वाइज तकरीर करते थे और 3 बजे से पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। और उस पत्थरबाजी से बचने के लिए विंडोज़ में आयरन रॉड लगा रखे थे हम लोगों ने। और शाम तक पत्थरबाज जब जाते थे तो सड़क के ऊपर इतना पत्थर होता था कि आप गाड़ी चला नहीं सकते बिना पत्थर हटाए। फिर हमारे पास वो स्क्रिप्ट आ जाती थी कि क्या क्या वो अंदर बोले, अंदर वो क्या क्या बोले, वो कैसे स्क्रिप्ट आती थी, वो हमारा अपना तरीका था। तो हम फिर रिपोर्ट भेजते थे कि मतलब अंदर कहाँ? जब नमाज पढ़ते समय जी, जब ये तकरीर करते थे और पूरे हुर्रियत की भी लॉबी होती थी, तो इन्होंने वो 2-3 घंटे में क्या जहर फैलाया उसकी स्क्रिप्ट हमको मिल जाती थी। हमारा भी अपना तंत्र था। पिस्टल शूटिंग और ग्रेनेड थ्रोइंग का वो पीक पीरियड था। गवर्नमेंट ने दिसंबर महीने में पहली बार सीज फायर भी डिक्लेयर किया 2000 में। हिस्ट्री में एक ही बार सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। उस फेज में भी मैं वहीं था। और उस सीज फायर के दौरान मैं अपने बटालियन हेडक्वार्टर होटल के मकान मालिक को मुबारकबाद देने आया डल पे। मेरे सीईओ ने बोला आ जाओ चच्चू के यहाँ 2 मिनट विश कर देते हैं, क्योंकि जो 3 बिल्डिंग्स हमको मिली थी किराए पे, उस बिल्डिंग के वो मालिक थे। तो हमारा एक दस्तूर में कि लेटेस्ट विश ईद। लेकिन उससे ठीक पहले 5 दिन पहले सुसाइड अटैक हुआ हमारे कैंपस पे, डल गेट पे। यानी सीज फायर का एकमात्र सुसाइड अटैक है 63 बटालियन डल गेट, 4:40 पे दिन में हमारी एक शहादत हुई। हमने दोनों पाकिस्तानी मारे बाहर ही, तारबंदी के अंदर नहीं आने दिया। और क्या टाइम था कि बाउंड्री वाल भी नहीं थी, यानी उस तारबंदी का 2 तार आप उठाए अंदर से घुस जाइए। लेकिन लड़के देखिए उन्होंने वो अटैक सक्सेसफुल नहीं होने दिया और डे लाइट में डल गेट पर हमने दोनों टेररिस्ट टपका दिए। हमारी एक शहादत हुई। सिपाही जगरूप वो कैश सैलरी गिन रहा था मोर्चे के अंदर, उस तनख्वाह आई थी, तब डिजिटल रेमिटेंस होता नहीं था। सारे नाम याद हैं। उसकी फटी खोपड़ी मैंने खुद उठा के 92 BH ले गया हूँ मैं। खोपड़ी का पार्ट फटा हुआ है, फिर भी उसको गमछे से बांध लिया हूँ। लग रहा है कि मर चुका है, फिर भी जस्ट टू टेक ए चांस। सिपाही था। ही वॉज अवार्डेड। अपनी सैलरी गिन रहा था। सैलरी गिन रहा था। क्या हुआ कि मोर्चे में जो जवान होते हैं उनको मोर्चे से चेंज करके सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर लाएंगे तो एक दूसरा संतरी भेजना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि वो ऑफिसर मोर्चे में ले जाके दे दिया कि बेटा ये तुम्हारी 25,000 सैलरी है, जो भी हो। तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गिनने लगा। उसी के ठीक सामने बिजली के पोल के साथ एक सुसाइडर खड़ा था। उसने AK-47 से फायर किया और उसको लूफोल से गोली लग गई। तो हम उसे नहीं बचा पाए। हमारे कमांडिंग अफसर मिस्टर चतरथ का बहुत तगड़ा रोल था। हम दोनों ने BP जिप्सी स्टार्ट करी। हम दोनों भी नीचे आए थे कि हम बैडमिंटन थोड़ा खेल लेते हैं, लेकिन बैडमिंटन के पोल के साथ भी AK-47 खड़ी रहती थी हमारी, और ग्रेनेड का पाउच। मतलब आप ग्रेनेड का पाउच, जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, तो वो राइफल यहाँ रखी रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ से उठ के जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसी सिविल कपड़े में ही, जो एक सफ़ेद ड्रेस होता है PT। तो कितने ग्रेनेड होते थे पाउच में? 6 ग्रेनेड, 3 इधर 3 इधर, 6 ग्रेनेड का पाउच रहता था। और जब मैं ईद में गया मुबारकबाद देने, तो नौहट्टा मेरा पूरा पोर्शन IED से जैश-ए मोहम्मद ने उड़ा दिया। और अगले दिन ग्रेटर कश्मीर में 3 लाइन की न्यूज़ निकली थी कि BSF कंपनी हेडक्वार्टर नौहट्टा इज़ ब्लोन। 50 kg IED लगा के गैस सिलेंडर पे। वो काउसा की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कच्ची थी पुरानी, तो नीचे दुकानें थी। दुकान में एक बार्बर का शॉप था। उन्होंने शॉप बंद होने से पहले ही IED लगा दी थी। और उसके ठीक ऊपर वाला पोर्शन वो था जिसमें मैं रहता था, पूरा पार्ट उड़ गया। भारतीय पैटर्न का एक वॉशरूम था, उसका पूरा स्लैब उड़ के पांदान चौक पे चला गया। कपड़े जल गए, मैं बच गया क्योंकि मैं चला गया था बटालियन हेडक्वार्टर। लौटे कोई कैजुअल्टी हमारी नहीं हुई। हम लोगों ने 3 फ्लोर से पूरा आर्मरी क्लियर की। फायर ब्रिगेड का तब तक टेंडर आ गया। आग बुझाते बुझाते जवान सब बच गए। और ये देखिए कि अगले दिन जब हम साल्वेज ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी दोबारा हम वो पार्ट को फट्टा ठोक के, अब आधा जला है ना, तो हम बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे, जले हुए पार्ट को CGI शीट ठोकी, बचे हुए पार्ट में रहेंगे। अब मैं कहाँ रहूँ? तो मेरे लिए उन्होंने बिल्डिंग के बाहर एक जैसे टपरा नहीं होता, एक टपरा सैंडबैग का बनाया, CGI शीट लगाई, दरवाज़ा ठोका, बोला सर अब आप इसमें रहेंगे। वो ऐसा कि गाड़ी टर्न पे आप मोड़िए तो आप उसी के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। उसमें मैं ठाठ से रहा और वो बिल्डिंग छोड़ा नहीं हम लोगों ने।
और एक छोटी सी न्यूज़ निकली कि जैश ने काम 2002 दिसंबर में किया था। फिर आपने 2001 का पार्लियामेंट हमला कहाँ से देखा? ये तब तक मैं स्टाफ ड्यूटी में सीओ ने बुला लिया, क्योंकि वो छुट्टी जा रहे थे, तो मैं सीनियर मोस्ट था, तो उन्हें चार्ज मुझे ही देना था। और बोले कि अब तुम पक गए हो, अब तुम यहाँ से भी कर लोगे। दूरी तो 3 किलोमीटर थी। तो मैं बटालियन हेडक्वार्टर आ गया और वहाँ मैं मेस में मैंने ये अटैक का 13 दिसंबर 2001 का सीन टीवी पे देखा। तब मैं कुछ सेकंड लिया कि बेसिकली ये अटैक है क्या, और उसके बाद सीधे फ्लैश न्यूज़ आ गया कि जैश ए मोहम्मद ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है, और जो सुसाइडर्स थे उनके फ़ोन से जो सैटेलाइट फ़ोन का गाजी बाबा का कॉल था, वो चीज़ निकली। आपका वो पहला तारुफ हुआ था गाजी बाबा से? एग्जैक्टली वो न्यूज़ में पहली बार मुझे ये बात पता लगी। कैसे पता आपको गाजी बाबा नाम, कैसे, किस दिन सुनाई दिया? ये पता चला एक्चुअली उसी साल इसने विंटर्स में एक इंटरव्यू दिया था जी न्यूज़ को। मागम के पास एक गांव था बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो जी न्यूज़ के कैमरामैन नसीर ने इसका इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू मीडिया में टेलीकास्ट भी हुआ था। उस इंटरव्यू तक भी ये नहीं पता था हम लोगों को कि ये एक इतनी बड़ी जैश की हायरार्की का इतना बड़ा लीडर है। ये इस पूरे प्रकरण की जो है शुरुआत होती है करीब जनवरी 1994 में, जब मसूद अजहर नाम के का आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में घुसता है। ट्रू। और 1 महीना करीब 40 दिन हुआ था, और उसके दौरान मसूद अजहर को ट्रैक किया जाता है और अनंतनाग में पकड़ लिया जाता है। वो भी उसकी बदकिस्मती थी। हाँ। और उसके पकड़े जाने से एक सेंस ऑफ सेटबैक आता है जो टेरर मैकेनिज्म है पाकिस्तान में जो चलाता है, और टेररिस्ट्स में जो कश्मीर में हुआ करते थे। और उसके बाद से एंट्री होती है गाजी बाबा की। उसके इस जूते में गाजी बाबा के बारे में बताइए। ये बहावलपुर का रहने वाला था पाकिस्तान में, और हरकतुल अंसार नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि पहला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था टू बी बैंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जैक्टली। सन 2000 में गाजी बाबा को कमांडर बनाया गया जैश ए मोहम्मद का कश्मीर में। ये वही टाइम है जब आपका पदार्पण हुआ था कश्मीर में। सेम ईयर है। एक्चुअली ये हरकतुल अंसार की जो पूरी टेरर हायरार्की थी ना, इन्होंने ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन ऑफ रशियन फोर्सेज इन अफ़गानिस्तान, ये पूरा ग्रुप अफ़गानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेज के अगेंस्ट से लड़ा था। कौन? ये मौलाना मसूद अजहर का भी उसमें नाम आता है, गाजी बाबा का भी आता है, इवन सैयद मोहम्मद उमर शेख ने भी इनको वहीं ज्वाइन किया था। तो ये पूरा ग्रुप बेसिकली अफ़गानिस्तान से के पीरियड में ही एक दूसरे से लिंकअप हुआ था। और आपको ध्यान होगा कि जब रशियन फोर्सेज वापस चली गई 90 में, आई थिंक 89-90 में रशियन फोर्सेज अफ़गानिस्तान छोड़ के वापस चली गई, मुल्ला उमर वो नजीबुल्लाह का पीरियड आया, फिर नजीबुल्लाह मार के टांग दिए गए, फिर मुल्ला उमर का सुप्रीमेसी हो गया। उस पीरियड में इनका ऑब्जेक्टिव वहाँ का पूरा हो गया था। तो ये वही पीरियड है, देखिएगा, जब ये डाइवर्ट हुए पीओके की तरफ। मौलाना भी पीओके की तरफ आया। इतना बैटल हार्डन्ड लोग, ये इनकी ट्रेनिंग एक्सट्रीमली बैटल हार्डन्ड लोग। गाजी बाबा का ही अगर आप पूरा उसका पर्सोना, उसके क्राइम हिस्ट्री को देखें, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसे नहीं पता थी? आई मीन, और पाकिस्तान आर्मी के मेजर रोल पे था वो, जो हमारी इंटेलिजेंस की न्यूज़ थी, उन्होंने उसको उस रोल पे रखा हुआ था जस्ट टू गिव अ स्टेटस। तो 2001 में कोई एक पीरियड आया था कि उन्होंने इसको एक फीलर भेजा था जकूरा गंदरबल कि इस समय थोड़ा तुम्हें स्लो डाउन होना है, क्योंकि दैट वाज द पीरियड जिस समय दोनों लीडरशिप बातचीत कर रही थी। तो इसने उनको आंसर बैक किया था, और उस इंटरव्यू में भी ये लाइन है, उसका लाइव इंटरव्यू है मेरे पास। इसने आंसर बैक किया था, और उसमें माननीय अडवाणी जी का भी इसने नाम लिया था, और इसने कहा था कि आप सियासी करते रहिए, अस्करी हमारा काम है, हम अस्करी अपने हिसाब से करेंगे। तो ही हैड लिटरली डिफाइड द आईएसआई। तो आप इससे बाबा का कैलिबर इस लेवल का था कि आप आईएसआई के हिंट को आप डिफाई कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। यानी यू आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज।
और यह मैं इस वजह से और भी आपको यकीन के साथ ये कहता हूँ कि यह ग्रुप है जिसका कि सैयद मोहम्मद उमर शेख पोस्ट रिलीज़ उसने जो पाकिस्तान के अंदर कांड किए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में, वैसे कांड तो उसने इंडिया में नहीं किए। इसका मतलब इन्होंने आईएसआई और जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोनों के ही उस समय की जो एक ऑपरेशनल इनकी फ़िलॉसफी थी उसके अगेंस्ट जाके काम किया, और ये खुद परवेज़ मुशर्रफ के अगेंस्ट रावलपिंडी के कारकेड सुसाइड अटैक इसका प्लान किया हुआ था। मुझे बताइए कि इस गाजी बाबा के बारे में आपका डीपर इन्वॉल्वमेंट कब शुरू हुआ? डीपर इन्वॉल्वमेंट 2002 में हुआ, जब एक बार जेके पुलिस ने गाजी बाबा का एक हुलिया सबको सर्कुलेट किया था और इसको कैटेगरी ए मिलिटेंट में इसका नाम डाला था, क्योंकि जेएनके पुलिस आईजी ही एक ऐसा ऑफिस था जो वहाँ पे कैटेगराइजेशन करता था, वांटेड टेररिस्ट की प्रोफाइल सारी एजेंसी को शेयर करता था। मैं यहाँ पे बता दूं कि गाजी बाबा जो आतंकी था जैश-ए मोहम्मद का, वो 2001, 2, 3 तक अपने आप को कश्मीर इलाके में वर्चुअली उसको ओसामा बिन लादेन ऑफ बिल्कुल था कश्मीर कहा, ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया। 6 फॉरेनर्स की किडनैपिंग 1995 में पहलगाम में उसने अंजाम दिया। 4 जुलाई 1995 6 फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप करा था लिदरबत एरिया पहलगाम का जो एग्जैक्टली आरू। उसके बाद 2 अमेरिकन थे इसमें, 2 ब्रिटिश थे, एक जर्मन था, एक नॉर्वेजियन था। प्रिजनर्स का रिलीज मांगा और नॉर्वेजियन जो थे हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो, उनका बिहेडिंग हुआ। ये इसी ने करवाया। ब्रूटल मर्डर, यस। ये सारी प्लानिंग खाली मौलाना की रिहाई के लिए हो रही थी। मौलाना मसूद अजहर वॉज सो प्रीसियस, और आप इससे कनेक्ट करिए कि अगर इतना प्रीसियस नहीं होता तो IC 814 जैसी हाईजैकिंग आईएसआई क्यों प्लान करता। तो मौलाना को खाली इन्होंने ये नहीं सोचा था कि 39वें दिन ये गिरफ्तार हो जाएगा। मौलाना की एंट्री हुई थी टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट्स, जिसमें हरकतुल अंसार था, हरकतुल मुजाहिदीन था, उसके बाद आपके तहरीकुल मुजाहिदीन था, जमायतुल मुजाहिदीन था। तो जो वहाँ के स्पॉन्सर्ड ग्रुप थे उनका और लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन हब बनना था, इसको हब बनना था। और उसने मीटिंग कर भी ली साउथ कश्मीर में, उसने मीटिंग किया। मीटिंग के बाद वो निकला और उसकी एम्बेसडर कार खराब हो गई, इसलिए पकड़ा गया। उसके बाद 1998 में गाजी बाबा ने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक अटैक किया जिसमें 25 कश्मीरी पंडित मारे गए। 2 कार ब्लास्ट करवाए आर्मी हेडक्वार्टर श्रीनगर में। ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में अप्रैल में और नवंबर में। ब्रिटिश बार्न कश्मीरी नेशनल बिलाल, उसने पहला अटैक किया था बीबी कैंट के ठीक सामने, चिनार कोर के ठीक सामने। दुकानें उकानें पूरी जल गई थी। सेकंड अटैक नवंबर में हुआ था। उसके बाद पहला सुसाइड अटैक हुआ अप्रैल 19, 2000 में। फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, पहला ह्यूमन बॉम्ब अटैक JEM जैश-ए मोहम्मद का, जिसमें कार इस्तेमाल की गई हो। कार लेडन विद एक्सप्लोजिव्स आउटसाइड द आर्मी हेडक्वार्टर्स इन श्रीनगर, इंजरिंग 4 पर्सन्स। ट्रू। ये जो इंसिडेंट हुआ 2000 में कार ब्लास्ट जैश-ए मोहम्मद का कार ब्लास्ट, यही हुआ लाल किले के सामने अभी। एग्जैक्टली 21 जनवरी 2000 को जैश खड़ी हुई। देखिए जैश खड़ी हुई 21 जनवरी 2000 को, और मौलाना मसूद अजहर ने फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ बहावलपुर उसने ऐलान किया इस नई तंजीम का, और उसके ठीक 2 महीने के अंदर इन्होंने बीबी कैंट 15 कोर हेडक्वार्टर के सामने श्रीनगर में अटैक किया, पहला, जिसको सुसाइड अटैक बोलते हैं। इट वाज रिपीटेड इन नवंबर। और 2001 में तो आपको पता ही है, इसने JNK असेंबली अटैक फॉलोड बाय पार्लियामेंट अटैक। उसके बाद फिदाइन अटैक किया दलगेट पे दिसंबर 2000 में। उसके बाद सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ JNK असेंबली श्रीनगर में 1 अक्टूबर 2001। इतना कुछ हो जाने के बाद पीरियड आता है 2002 का। तो आप उस समय से 2001 से हंट करने लगे थे गाजी बाबा के लिए? हंट करने के साथ साथ हमको हिंट भी मिलता था। 2 हिंट और मिला हमको। एक हिंट मिला IB के उस ऑफिसर से। वो हुआ क्या कि वो उस एरिया में घूम रहा था, कई बार 2-3 दिन से घूम रहा था, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन आती ही है, रादर इन्फॉर्मेशन के मामले में हमसे वो बेटर थे। तो मैंने पूछा भी बनियाल से, यार यहाँ क्या है, कुछ है? कह रहा सर यहाँ कुछ खास है, बताता हूँ। ये कहाँ पे था?
नूरबाग एरिया में। तब तक एक मेजर नौटियाल थे, वो HMT में, जो आपका अगर उधर से खीर भवानी की तरफ से जाएं जो नया रोड बना है, वहाँ पर उनका RR का एक हेडक्वार्टर था। तो वो एक दिन मेरे पास आए, बोले सर जो DF टास्क है उससे गाजी बाबा की लोकेशन आपके एरिया में मिल रही है। DF टास्क क्या होता है? ये होता है डायरेक्शन फाइंडर। तब कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा होता था जिसमें हर एक स्थान किसी न किसी स्क्वायर में होता था। तो डायरेक्शन फाइंडर ये होता था ग्रिड से। तो टेररिस्ट के पास भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खाली वायरलेस सेट था, गाजी बाबा जैसे लोगों के पास तो सैटेलाइट थोड़ा सेट था। तो टेररिस्ट जब बात करते थे तो वहाँ से वो स्क्वायर पिकअप करता था इनके पास, और खाली आर्मी पे था वो। तो आर्मी क्या करती थी कि वो ग्रिड रेफरेंस को प्लॉट करके और पूरे महीने का कन्वर्सेशन पैटर्न शेयर करती थी, लेकिन ये प्री था, यानी प्रीवियस जो हो चुका था वो करती थी। लेकिन गाजी बाबा की हाइड आउट 10 हाइड आउट तो डाउनटाउन में थी और किसी एक हाइड आउट में वो पक्का रहता नहीं था। अभी 3 बजे रात तक यहाँ है, शिफ्ट होके 200 मीटर दूर चला गया। उसके मारे जाने के बाद जो जिंदा पाकिस्तानी अंसार भाई था उसके निशानदेही पे कुल 9 और हाइड आउट बस्ट किए गए। कितने डिस्टेंस पे थे? ये ऑलमोस्ट सब 2 किलोमीटर के अंदर, 2-2.5 किलोमीटर के अंदर इतने सारे हाइड आउट, 10 हाइड आउट थे। 10 हाइड आउट बने हुए थे। आपके मेमोरी में गाजी बाबा जैसा ड्रेडेड टेररिस्ट, जी, जिसे ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसका पहला आपकी याद में कौन सा याद है कि दैट वाज द बिगिनिंग, जब आपको लगा कि ये डुएबल है? 2002 का लेटर पार्ट और 2003 का फर्स्ट हाफ, ये ऐसा पीरियड था 9 महीने का कि इस पीरियड में जितनी कॉप किलिंग श्रीनगर सिटी में हुई इतनी किसी पीरियड में नहीं हुई थी। इवन जेके पुलिस से आप कॉप किलिंग का डेटा लें तो सबसे ज़्यादा कॉप किलिंग 2003 और 2002 में हुई थी। किसका हाथ था? गाजी बाबा का हाथ था। तो उसका जो किलर मॉड्यूल्स थे, उसने क्या किया था कि श्रीनगर सिटी के अंदर कुछ पाकिस्तानीज ने अपना हब बनाया था, जिसमें एक पाकिस्तानी को हमने जिंदा पकड़ा था और एक पाकिस्तानी उससे 1.5 साल पहले BSF ने ही मारा था, जिसमें हमारा एक यंग ऑफिसर मुकेश बिस्ट भी मारा गया था, शहीद हुआ था। तो श्रीनगर सिटी के अंदर सीक्रेट हाइड आउट से ये मॉड्यूल चलाता था। उस मॉड्यूल में पाकिस्तानी किलर्स लोकल मॉड्यूल के साथ मिक्स करके और ये सिटी के अंदर ही किलिंग करते थे। मतलब हालत ये हो गई थी कि लाल चौक, मैसुमा, हबा कदल, आपका बस स्टैंड लाल चौक, टेलीफोन एक्सचेंज, डल गेट, जैना कदल, अली कदल, आपका नौहट्टा, शाह मंजिल, ये पूरा एरिया कॉफिन बना हुआ था। यानी किसी न किसी को एक दिन में एक तो मारना ही मारना है। अब जब अगस्त का महीना आया तो ये आदेश आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आ रहे हैं। अब 2003 में आई थिंक ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम। उनका 2003 में श्रीनगर आना, तब जबकि 17 महीने पहले पार्लियामेंट अटैक हो चुका हो, JNK असेंबली अटैक हो चुका हो, जैश पूरे परवान पे हो, सुसाइड अटैक्स चल रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, और एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर का जो वेन्यू था वो पूरा रूट डाउनटाउन होके था। उस रूट का कोई बाईपास नहीं बना था और डाउनटाउन के रास्ते से PM को ले जाना छत्ते में हाथ डालने जैसा है। जैसे लाल चौक एरिया, पिस्टल शूटिंग 24 को ही हमारा एक जवान शहीद हुआ, 25 को शहीद हुआ, PM 27 को आए। PM के आने के पहले हम 3 शहीदों का पार्थिव शरीर भेज चुके थे। ये भी बड़ा डिमोरलाइजिंग था। और जिस दिन उनको पहुंचना था वो PM पहुंचे, यानी सिटी क्रॉस करके वो भी डलगेट क्रॉस ही कर रहे होंगे कि पहला अटैक बटमालू बस अड्डे में हो गया। उसमें BSF की पेट्रोल पार्टी के 3 शहीद हो गए क्योंकि बस अड्डा डिजर्टेड था। वहाँ के कल्चर है, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप दिल्ली से आएगी, कहते थे लोग दिल्ली वाले आए हैं, तो उस दिन हड़ताल होना ही होना है। तो उसी बस में कोई एक टेररिस्ट छुपा हुआ था। इंडिया वाले इंडिया वाले आ रहे हैं। तो AK-47 लिया, उसने फायर किया, हमारे 3 शहीद हो गए और AK-47 वहीं छोड़ के भाग गया। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अभी शायद हरि सिंह गुपकार पे ही जा रहे होंगे। एनीवे, वो मैंने कैजुअलिटी मैंने खुद हैंडल करी। 193 बटालियन BSF के लड़के थे, मेरी नेबरिंग यूनिट के। हम अभी हेडक्वार्टर में थे, भाग के गए, खबर आई कि साहब वहाँ गोली चल गई। लेकिन PM जब तक अपने वेन्यू पर पहुँचे तब तक लाल चौक के अंदर एक सुसाइड अटैक हो गया ग्रीनवे होटल पे, जिसमें एक जर्नलिस्ट जावेद याकोई करके वो भी शहीद हुए थे। वो ऑपरेशन में BSF का था। फिदाइन और फिदाइन
सुसाइड अटैक, यानी जैश डिसाइडेड टू गो फॉर सुसाइड अटैक इन लाल चौक व्हेन पीएम वाज राइट इनसाइड श्रीनगर। 27 अगस्त 2003 पूरी रात गोली चलती रही। अब ये वो सिचुएशन है कि पीएम जा चुके हैं, पार्थिव शरीर जवानों को चला गया है, 28 अगस्त का दिन है, एक ब्लास्ट हो चुका है और वो फ़ोन करता सर तुरंत आ जाओ। तो मुझे ये लगा कि लगता है कि उसके कैंपस पे अटैक हो गया, क्योंकि अटैक से नीचे तो राहुल जी कुछ ध्यान ही नहीं आता था कि मतलब अगर फ़ोन आया तो अटैक होगा। तो मैं बड़ा फास्ट भागा और जस्ट झेलम क्रॉस किया, कंपनी हेडक्वार्टर था, वहाँ पहुँचा तो आई फाउंड दी ऑफिसर हिमांशु गौड़ स्माइलिंग स्टैंडिंग आउटसाइड कंपनी हेडक्वार्टर। कहता सर मुबारक हो। क्या हो गया? तो बोला सर जो पाकिस्तानी सुसाइडर आज अटैक करना था ड्राइंग रूम में जनाब लेटे हुए हैं, पकड़ लाए हम। वो कैसे? तो उसकी जब कंपनी कमांडर का कमरा छोटा सा मॉडिफाइड बना था, देखा तो नीचे बैठा हुआ था पाकिस्तानी अलाइव, कंप्लीट सेट आउट फॉर सुसाइड मिशन। वो नहीं कर पा, ही वॉज टोटली आर्म्ड, पूरा जो माल असबाब होता है, पिस्टल, रशिको सीरीज की राइफल, 6 मैगजीन, ग्रेनेड्स, वायरलेस सेट, एवरीथिंग। हुआ ये कि पीएम का कारकेट जब जा रहा था तो ये नवाकदल एरिया में किसी गली का रूट लेके किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे अटैक के लिए जा रहा था, टू मेक अगेन ए न्यूज ऑन 28, बेसिकली टू मेक ए न्यूज, फोकस क्रिएट करने पे, फोकस क्रिएट करने के लिए। इसकी बदकिस्मती थी कि हमारी एक पेट्रोल पार्टी इसके सामने, वो प्लान्ड नहीं था, इस पेट्रोल पार्टी इसके सामने कन्फ्रंट कर गई। पेट्रोल पार्टी को भी तब नहीं पता था कि इस पाकिस्तानी, लेकिन कन्फ्रंट कर गई और छोटी सी पेट्रोल पार्टी थी, उन्होंने इसे दबोच लिया क्योंकि वो हड़ताल का दिन था, क्योंकि ऊपर डाले रहते थे ना, ऊपर तो इसने दिखता नहीं शर्ट था को बाहर निकाल रखा था, शर्ट लूज पहना था, शर्ट से कवर्ड था। इनको ये हुआ कि सड़क पे कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, ये गली से साइकिल का हैंडल पकड़ के कैसे निकला। तो जब इन्होंने पकड़ा, भागने की कोशिश नहीं करी उसने। नहीं भाग नहीं पाया क्योंकि पीछे वाल थी, तो जिस रूट से आ रहा था अपोजिट साइड से पेट्रोल पार्टी आ गई, वो पीछे वाल थी। पीएम वाज इन टाउन। पीएम या तो उड़ गए थे, उड़ने वाले थे, बट ही वाज टेक्निकली देखा जाए तो श्रीनगर कश्मीर के तो ये territory पे थे। आपको ड्राइंग रूम में आदमी मिला, इसका क्या नाम था? अंसार भाई, फैसलाबाद जिला पाकिस्तान। एंड अंसार भाई प्रूव्ड क्रिटिकल। प्रूव्ड तो क्रिटिकल। अंसार भाई से आपकी पहली आप रूबरू कब हुए? जब ये हुआ कि 39 तो गाजी बाबा का कोड है इस महीने। अब कोड हमारे पास कोई लिख के नहीं आता था, लेकिन बातचीत का जो एक वेब बनता था, बातचीत का जो एक मकड़ जाल बनता था, उससे आइडिया लग जाता था इसमें कमांडर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है और इसमें फुट सोल्जर कौन है। तो 39 गाजी बाबा की आवाज़ थोड़ी भारी थी, भारी आवाज़ में बोलता था और कमांडिंग लैंग्वेज में बोलता था, एज इफ ही इज डिशिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस टू द वेरियस पीपल। तो अब बात वहीं टूट गई, इसने बोला मैं डिप्टी चीफ हूँ जैश का। फिर साथ ही साथ बैठे बैठे एक पुरानी घटना भी हमने ब्रेक कर ली 1 साल पहले की। वकास भाई जिसको इसने टेक ओवर किया, उसने बीएसएफ के एक अफसर का मर्डर किया था। फिर प्लान बन गया कि भाई आज रात इसके हाइड आउट को रेड करते हैं। 28 की रात को हमने इसके हाइड आउट रेड की और एक सीक्रेट चैम्बर, वहाँ भी हमको किचन अंडरग्राउंड बना था जिसके अंदर जैश की पूरी आर्मरी थी, यानी जो कोत था, शस्त्रागार जैश का श्रीनगर का, वो छताबल एरिया में था, जिसको ये अंसार भाई हेड कर रहा था। देयर वर 2 पाकिस्तानी। He was responsible for the armory. पूरी कंप्लीट आर्मरी। How big was it? ये राहुल जी कोई भी डिसेंट किचन से बड़ा, और किचन भी था। आर्मरी में कितना? आर्मरी का मैं एक लाइन में बताऊं तो हमारी हार्ट ऑफ जिप्सी थी, तो हार्ट ऑफ जिप्सी के पीछे हमने पूरा आर्म्स अम्युनिशन भरा, तो जिप्सी का हम लॉक बंद कर पाए, कोई अंदर बैठ नहीं सकता था सिपाही, इतना सामान था उसमें, इतना वेपन था। दिल्ली का नक्शा, 75,000 कैश उस समय, आईडी बनाने की मशीन, लेमिनेशन मशीन, डिस्ट्रिक्ट के जितने सरकारी अफसरों की फर्जी मुहर, जैश का कार्ड, रशिको सीरीज की राइफल, रॉकेट लॉन्चर, अम्युनिशन, ग्रेनेड्स, धारा वेजिटेबल ऑयल के कनेस्टर में ग्रेनेड्स भरे हुए थे। तो चलते चलते हमने मकान मालिक को भी ले लिया अपने साथ, जिसके घर के कोर्टयार्ड में ये किचन बना हुआ था, और किचन सेपरेट बना था, मकान का हिस्सा नहीं था। मकान के सामने जो ज़मीन है उसमें किचन का अलग से स्ट्रक्चर था, तभी तो फ्लोर इतना बड़ा था उसका। और म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर था,
स्पीकर के पीछे कोलैप्सेबल शटर था, तो स्पीकर आप हटाएंगे तो शटर खुलेगा, नीचे चले जाइए, स्पीकर लगा दीजिए तो लगेगा नॉर्मल स्पीकर है। तो हमने कहा किचन में स्पीकर, बड़ा अच्छा म्यूजिक किचन में चल रहा है, तो बहुत बड़ा था, तो पाकिस्तानी साथ में। तो मकान मालिक हमको रास्ते में ही बोला कि सर ये जो बनाता है ना, हम उसका आपको डिटेल देते हैं। यानी आपको इस रेड के दौरान आपको ये चीज़ पता लगी कि ये जो हाइडआउट्स हैं ये बनाने वाला स्पेसिफिक आदमी है। स्पेसिफिक है, क्योंकि वो डिज़ाइन वैसा डिज़ाइंड हाइडआउट मैंने 28 की रात वाला देखा नहीं था इससे पहले कभी, ऐसा नहीं देखा था जो कि स्पेशली जिसको इंजीनियर्ड किया गया हो। तो उसकी डिटेल हमें मिली, तो विजय रमन से हमने कहा सर, विजय रमन सर से कि सर ये आइडेंटिटी उसकी हमको मिल गई है। बोले कहाँ का है? मैंने सर एक कोकरनाग बटालियन जो अनंतनाग है, वहाँ झेलम नदी जहाँ से निकलती है, वहाँ पर एक अहलन गडोर गांव है, वहाँ का कारपेंटर है। तो बोले कि रात को क्यों जाओगे तुम, 77 बटालियन को डिटेल दे देते हैं, वो रात को ही अभी रेड करेंगे, उठा लेंगे। वो कारपेंटर आ गया हमारे पास। तो 29 पूरा डे हमने एंगेज किया, लेकिन पूरा डे 29 उसने कुछ नहीं बोला। अच्छा ना, कुछ नहीं, ऐसे एज इफ की इज इनोसेंट पर्सन। बड़ा रग्ड कैरेक्टर था, मतलब 3rd डिग्री उगरी भी उसको कोई प्रॉब्लम खास नहीं थी। अरे 5 बजे तो मिस्टर रोमेश झल्ला थे, ही वॉज SSP नॉर्थ। तो रोमेश झल्ला सर ने बोला कि दुबे जैसा करते हैं, इन तीनों को कन्फ्रंट करा देते, तीनों को नहीं, दोनों को, मकान मालिक और इसको। तो हमने जब कन्फ्रंट कराया तो मैंने बोले 2 में एक ही जिंदा रहेगा, या तो कारपेंटर है मकान मालिक, एक झूठ बोल रहा है तुम्हारे में से। तब वो कारपेंटर ब्रेक कर गया। उसने बोला सर हमने बनाई है सर, कितनी बनाई है बहुत याद नहीं है, हमको ज़बरदस्ती लाते थे, आँख पे कपड़ा बांध के हाइट बनवाते थे, जब वो बन जाती थी तो हमको छोड़ाते थे, कुछ पैसा वैसा दे देते थे। यानी उसको लोकेशन नहीं पता लगा? लोकेशन नहीं पता थी, एक लोकेशन उसको पता थी। भोर में हम लोग 3:30 बजे, यानी 29/30 के नाइट को 3:30 हमने टाइम चुना कि गाजी बाबा के लिए यही टाइम बढ़िया है। क्यों? इसलिए कि जो उसकी हिस्ट्री थी वो ऐसी थी कि ऑड टाइम ही में ही मिलता हो, नॉर्मल टाइम में नहीं मिलता। मैं पाउच ग्रेनेड श्रेनेड बांधा, एक लिया, जूता डाला और मैं निकलने लगा। तो तीज का व्रत था अगले दिन। तो वाइफ ने बोला तीज का व्रत है, कब आओगे, क्या करना है? बोली कि वो शंकराचार्य मंदिर चलेंगे। और वो दिन संडे था शायद, बच्चों का स्कूल भी नहीं था, बच्चे हमारे वहीं पढ़ रहे थे, वहीं से केवी में जाते थे। तो मैंने कहा यार अब टेढ़ा ऑपरेशन है, एनीवे जब आ जाएंगे तो चल देंगे। मैं निकल लिया। बलबीर कांस्टेबल मेरा जैकेट लाया जो शहीद हो गया इस ऑपरेशन में, और फिर हम वहाँ पहुँचे। और कैंपस में एक्टिविटी थोड़ी बहुत फैमिली को आइडिया लग जाता था, इंट्रोगेशन चल रहा है, 100 मीटर का तो कैंपस है। तो लेट आए, खाना नहीं खाए, आए तो कुछ कुछ आदमी कह ही देता है। तो लेडीज वेडीज को पता था कि कुछ कांड चल रहा है। गाड़ियों में पहुँचे? गाड़ी में पहुँचे, गाड़ी नहीं ली हमने, शाह मंजिल में सारी गाड़ी छोड़ दी, पैदल गए हम लोग। इसलिए कि गाड़ी का आवाज़ होगा, लाइट जलेगी, कुत्ते भौंकेंगे, इवन राइफल चेन की भी आवाज़ ना हो, मैंने ब्रीफ किया। मैंने कहा राइफल चेन भी थोड़ा सिक्योर करके रखो, बूट की आवाज़ मत करो। और हमने अंधेरे में घर घेर लिया। घर घेरने के बाद जो मेन एंट्री था, डोर था काफ़ी बड़ा। डोर में जनरली होता क्या है? किसका घर था? ये हाइडआउट था? हाइडआउट था, एक किसी भी सिविलियन का घर था। बाद में वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्लर्क निकला जिसका घर था, जिसको 6 लाख रुपए में जैश-ए मोहम्मद ने उस टाइम वो मकान परचेज करवाया था, और उसकी रजिस्ट्री उसके नाम थी। और उसके घर हाइडआउट बना लिए थे, आराम से रहते थे, पूरी आर्मरी उसके घर से चलती थी, 2 पाकिस्तानी और रहते थे, उसको फ्री में घर मिल गया था। ये अंडर ड्यूरेस हुआ था कि? मुझे नहीं लगता ये इंडोक्ट्रिनेटेड था, पैसे की लालच थी। और ये भी देखिए विडंबना कि उसका घर इस इनकाउंटर में पूरा जल गया, ज़मीज़ोद हो गया, 3 साल बाद वो कंपनसेशन भी पा गया और नया घर भी बना लिया। क्योंकि 2006 में मैंने बना हुआ नया घर भी देखा जाके वहाँ, 2006 में आफ्टर 3 ईयर्स। सिस्टम ऐसा था कि आपके घर में टेररिस्ट हैं, इनकाउंटर हुआ, घर आपका जल गया, सरकार आपको नया घर बना के दे देगी। अब अंडर ड्यूरेस आपने दिया था या आप उसके पार्ट हैं। हाँ, मेरा पॉइंट है कि एक तरह से इंसेंटिव हो गया ना, इंसेंटिवाइज हो गया कि आप अपने घर में टेररिस्ट को पालिए तो फ्री घर आप लीजिए जाके। उसके बाद क्या हुआ? तो फिर घेरने के बाद मेन डोर में हमारे ऑफिसर जंप किया, तो अंदर जाने के बाद हम लोग दाखिल हो गए। भीतर थे, कोर्टयार्ड था बाहर काफ़ी जगह।
लाइट जली, पहले तो घुसते ही टॉप पे लाइट जली, तो लाइट जली तो थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर लाइट बुझ गई। तो मेरा सवाल था कि ये लाइट जली क्यों और जली तो बुझ क्यों गई। लाइट जलना नेचुरल है, क्योंकि घर के इनमेट्स को पता लग गया भाई घर गिर गया है, लेकिन लाइट कोई क्यों बुझाएगा, वो तो वेट करेगा ना कि तलाशी वलाशी होगी, तलाशी घर लेके गिर गया, मत घिर गया है, घर को घेर रखा Surround हमने। हो गया, हाँ। तो वहाँ का एक तरह से कश्मीर में पब्लिक और फोर्सेज इस बात को लेके यूज टू थी कि भाई घेराबंदी होगी तो भाई आप अपने को प्रेजेंट करो, सर्च होने दो, घर Cordon का search होता है। कॉर्डन सर्च होता, कैसो जिसको बोलते हैं। तो नीचे घर के सेंटर से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी थी और दोनों साइड में कमरे थे। तो एक कमरा हमने खटखटा के खोला तो उसमें कुछ बुजुर्ग एक आध दो थे, कुछ लेडीज़ वगैरह थी, तो उनको हमने बोला भाई आप एक रूम में हो जाओ, और साइड के रूम में भी एक दो लेडीज़ थी, उनको भी हमने एक रूम में कर दिया। एक रूम में करने का पर्पज़ हमारा होता है कि टू कन्फाइन देम एट वन प्लेस, नहीं तो कल को इनकाउंटर लग जाएगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ आपको? नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं दीज हुआ। आर ऑल नॉर्मल सिटीजन। नॉर्मल। तो जब आप इस घर में घुसे जहां सस्पिशन था कि गाजी बाबा छुपा हुआ है, वहां लोग जो वहां बैठे थे वो उस घर के निवासी रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दे डिडंट इंडिकेट? ना, कुछ नहीं, कोई आपने इंडिकेशन। उनसे पूछा? उनसे पूछा हमने, उन्होंने पूछा? कोई इंडिकेशन नहीं आपने दिया। क्या पूछा आप लोगों ने से? हमने बोला ऊपर कौन कौन है, तो बोले कोई नहीं है, बस इतना बोला उन्होंने। उसके बाद वो ऐसे नॉर्मल, चेहरे पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं कि कोई इतना बड़ा टेररिस्ट अंदर रह रहा है, फोर्स आ गई है, कुछ भी नहीं। बोले कोई नहीं है ऊपर। रूम में आ गए। उसके बाद सीढ़ी से मैं चढ़ना शुरू किया, थोड़ी मेरी एग्रेसिव नेचर भी था, वो आगे आगे जल्दी जल्दी टाइप ऑफ प्रकृति का पार्ट था। तो सीढ़ी चढ़ रहा था तो ऊपर से एक लेडी उतर रही थी, लेडी के हाथ में एक बच्चा था छोटा। तो मैंने कहा ये कौन सी लेडी है, तो उसको मैंने बोला कि नीचे जो लोग साइड के कमरे में, तुम भी उसी में चली जाओ। वो चली गई। फिर फर्स्ट फ्लोर हमने पूरा खोजा, कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर सारे रूम सर्च किए, कुछ नहीं मिला। अब हम टॉप फ्लोर पे चढ़े, खाली रजाई वजाई पाइल्ड अप था, कुछ तकिया गद्दा उद्दा रखा था। टॉप फ्लोर पर गए जिसमें कि लाइट बुझी थी। उस रूम में टोटल अंधेरा। तो हमारे लड़कों ने दीवार पे टटोल के लाइट ऑन किया, तो लाइट ऑन हुआ तो कमरे में पूरा रोशनी हो गई। रोशनी में हमें कुछ इंडिकेशन नहीं दिखा कि कोई फेरन छूटा हो, कोई पानी का बोतल हो, जूता हो, चप्पल हो, गमछा हो, खाली कांगड़ी हो। हाँ, वॉल टू वॉल कारपेट था, खाली कारपेट होता ही है उनके घरों में। अभी हम ये कर ही रहे हैं, यानी हम बस ऐसे ही थोड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि एक सरसरी लुक ले रहे हैं। तब तक वॉल में एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का शीशा फिट था, लुकिंग मिरर। उसके नीचे एक ट्रे था, परफ्यूम्स, कंघी, कुछ पाउडर, जिसको कहते हैं ना कि ड्रेसिंग टेबल का मटेरियल। तब भी कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतना याद है कि दिमाग थोड़ा थोड़ा पिछली रात वाले पे जाने लगा, जो वो किचन का हाइड आउट था, जो एक रात पहले ही हमने क्लियर किया था। स्पीकर के पीछे। हाँ, तो हमारे साथ कारपेंटर था। कारपेंटर सीढ़ियों में ही थोड़ा फंसा रह गया, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा नहीं था, हम ऑलरेडी 9-10 लोग थे, तो डेफिनेटली वो पीछे की तरफ था। तो कारपेंटर को थोड़ा टाइट किया, तो कारपेंटर ने शीशे की तरफ इशारा किया। कारपेंटर का इशारा करना, और हमारे और शीशे के बीच में क्या दूरी ये रही होगी, कुछ 6-7-5-6 फीट, मुश्किल से 5-6 फीट। तो ये नहीं सोचने का टाइम लगा या प्लानिंग का टाइम लगा कि शीशा मतलब क्या, और वो अच्छा हुआ क्यों नहीं हमने टाइम दिया। गाजी बाबा उसी के ठीक पीछे बैठा था, शीशे के पीछे। नहीं तो कैसे पता लगा आपको? पता है लगा कि बीनू चंद्रन ने ग्लास को तोड़ दिया, ग्लास पे मारा लात, तो ग्लास को तोड़ा। जब इस कारपेंटर ने इशारा किया शीशे की तरफ, तो बिनू ने उस पर किक ऑफिसर ने किक कर दिया, किक कर दिया। और नीलकमल भी उसमें, नीलकमल ने भी मारा। जैसा कि अभी कोई 8-10 दिन पहले मेरे पास आया था, तो हम लोग वी आर जस्ट रिकाउंटिंग, क्योंकि उस रील को हम जितनी बार रिकाउंट करते हैं ना, शीशा तोड़ दिया, शीशा टूटा। उसके बाद तो सीधा स्वागत हुआ हमारा, क्योंकि शीशा टूटने का मतलब वो तो एक्सपोज हो गए दोनों। नहीं तो उसके पीछे क्या था? कमरा उसके था? पीछे कमरा था, एक प्रॉपर कमरा, सीसीटीवी। क्योंकि उस कमरे को तो मैं नहीं देख पाया, उस कमरे का डिटेल तो हमको बाद में पता लगा, जब जिन्होंने घर को पूरा सर्च किया, घर डिमोलिश हुआ। ये तो शीशा टूटते ही क्या हुआ? शीशा तो जस्ट एक स्क्रीन था, शीशा तो वॉल था ही नहीं, वो तो जस्ट एक स्क्रीन था कैविटी पे,
और पीछे अंदर बाकायदा मॉनिटर लगा हुआ, क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस शीशे फिटेड था, वो हमको पूरा अंदर देख रहा था। सीसीटीवी की पूरी रिकवरी है विजय रमन साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उस समय तो हमें सीसीटीवी पता नहीं था सीसीटीवी होता क्या है। और वो राहुल जी वो क्षण कोई 1.5, 2, 2.5, 3 मिनट का रहा होगा। जो एक्चुअल इनकाउंटर हुआ उसकी लाइफ बस आप मान के चलें 180 सेकेंड रहा होगा, चाहे 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहा। फिर फायर किस तरफ से आया? उसकी तरफ? फायर उसके तरफ से आया। पहले तो उसने ग्रेनेड झोंके, उसका प्लान था कि ग्रेनेड मार के इंजर्ड करके और वही सीढ़ी वो लेके नीचे भागे। सीढ़ी तो एक ही थी जाने की। तो उसने जो ग्रेनेड्स थ्रो किए, नहीं इतना टाइम आप लोग कहाँ छुपे? हम छुपे नहीं, बिल्कुल सामने एक्सपोज थे। अच्छा। उस रूम में छुपने का तो कोई जगह ही नहीं था। और वो जैसे हम और आप, जो ग्रेनेड फेंक रहा था वो कहाँ गए? वो ग्रेनेड जो फेंकता था वो फूट रहा था अंदर हमारे ही सामने। तो आप लोग कैसे बच रहे थे? उसमें बचे कहाँ लोग? उसमें 5 लोग तो ग्रेनेड से इंजरी हो गई, लेकिन सुपरफिशियल इंजरी हुई क्योंकि उन्होंने ज़मीन पकड़ ली। तो ग्रेनेड का स्प्लिंटर बहुत उनको असर नहीं किया। और बलवीर जो हमारा गार्ड था उसको गोली लग गई, तो वो शहीद हो गया। वो फर्स्ट बस्ट में नीलकमल की 2 उंगली उड़ गई, एक शोल्डर में गोली लग गई। हेमचंद, कुलदीप, भदौरिया, मानिकनाथ सब इंजर्ड हो गए। और लास्ट में तो उसमें होता क्या है कि जो इंजर्ड होता है उसको फिर इवैक्यूएट होना है, या तो खुद ही वो इवैक्यूएट होता है। उसमें जितने इंजर्ड हुए खुद ही इवैक्यूएट हुए, क्योंकि उसमें इवैक्यूएट करने के लिए कोई मैन पावर ही नहीं है। और शहीद बलवीर शहीद हो चुका था तो उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। अब हम बचे 3 लोग, बिनु चंद्रन त्रिवेदी, मैं, और फायर लाइन से उस साइड में वो दोनों थे। इसमें इतना मुझे ध्यान है कि करीब 15-16 राउंड मैंने फायर किया था। उसके बाद मेरा बाजू लटक गया और मैं जो देखा कि एक कुछ ब्लू टाइप कपड़ा पहने एक आदमी ऐसे लटक गया आगे। दूसरे का मुझे कोई आइडिया नहीं लगा। लटक गया तो हाथ से मेरी राइफल नीचे चली गई, गिर गई। तो हाथ से सेंसेशन खत्म हो गया। पिस्टल थी मेरे पास। तो उस राइफल को मेरे दिमाग में आया, जो 1 सेकेंड में आया, आधा सेकेंड में आया, कि कोई और होगा तो निकलेगा तो मेरी राइफल से हमको मार देगा। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि राइफल तो उसके पास खुद ही होगी, मेरी से क्यों लेके मारेगा। लेकिन ये सेंस था कि वेपन नहीं छोड़ना है। और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि वेपन अनसर्विसेबल हो चुका है, क्योंकि उस वेपन पे जो बस्ट लगा तो वेपन भी क्रैक हो गया था। बाद में कोड ऑफ इंक्वायरी में मैंने देखा कि वो अनसर्विसेबल हो गई थी मेरी राइफल। अब इतना ध्यान है मुझे, तब तक एक ग्रेनेड आया नीचे रोल करते हुए, ऐसे ग्रेनेड एक आया। तो मैं ब्लैक शू पहना था, अभी भी मुझे याद है कि मेरे शू के साथ ऐसे आया। तो मैं उसे देख भी रहा हूँ, इंजर्ड भी हूँ, राइफल नीचे है। 2 साथी जो अपोजिट साइड में वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो मुझे इतना याद है कि मैं अगर निकला नहीं तो ये ग्रेनेड से मैं मर जाऊंगा। तो मैंने बाएं हाथ से राइफल पिक की और ठीक पीछे सीढ़ी थी, मैं रोल कर गया। बेस्ट पार्ट ये था कि मैं होश में था, मैं हर चीज़ देख रहा था, ब्रेन काम कर रहा था। जब लुढ़का तब तक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो उसका एक स्प्लिंटर मेरे एक फिंगर में आया था, खाली छोटी फिंगर में। तो अस्पताल में मैं भर्ती था, तो इसको दाना टाइप था, तो दांत से खींच के बाहर निकाला। छोटा सा स्प्लिंटर था। चाइनीज ग्रेनेड के स्प्लिंटर बहुत बाल होते हैं छोटे छोटे। इधर जो दूसरा था वो टेरेस से जंप किया, विच आई लर्नड लेटर कि वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मारा गया, क्योंकि उसकी डेड बॉडी नीचे मिली। वो जंप किया तो वो कार्डन लगा हुआ था। तो आप जब उधर से फायर आया, आपने फायर किया जी, आपने उस टाइम पे देखा कि वो गाजी बाबा है कि नहीं, कि ना, you were just firing साया आई वॉज जस्ट फायरिंग ऑन दी हाइट, नथिंग एल्स। क्योंकि रूम में जब ग्रेनेड्स उसने फेंके तो ट्यूब बल्ब सब फूट गए थे, एकदम अंधेरा था। और इतना कमरे के अंदर स्मोक था कि नाक और कान में काले की जमी थी। हॉस्पिटल में नाक में उंगली डाल रहे हैं, कान में, मतलब इतना स्मोक था। सोचिए उस रूम के अंदर उसने बैटलफील्ड बना दिया, बेसिकली कॉर्डाइट। और हम लकी थे कि हमारी, जिस तरह से हम डेथ माउथ में थे, यू आर जस्ट लुकिंग इन द आइज ऑफ डेथ। हमारी सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई, फॉर दैट वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमारी कैजुअलिटी तो बहुत ज़्यादा होनी थी। अब फिर मैं सीढ़ियाँ पकड़ के नीचे आया। फर्स्ट फ्लोर पे आया तो थोड़ा ख्याल आया, प्यास लगी,
तो हमने कहा लाइफ बड़ी शार्ट रही, पता नहीं क्या होगा। गोली लगने का तो पहला तजुर्बा था। फिर 2 आदमी हमारे ऊपर फंसे हुए हैं, वो तो मारे जा चुके होंगे। इसमें कितने मारे गए टेररिस्ट, नहीं मारे गए अभी, और कितने हैं घर में, हमको कुछ आइडिया नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि गाजियाबाद में मारा गया कि नहीं? कुछ भी नहीं पता उस समय तक। एक कोई मारा गया है, जिसने हमें फायर किया तो टेररिस्ट ही होगा। तो मैं लास्ट फ्लोर पे जब आया, पकड़ पकड़ के दीवार, एक फ्लोर पे मैं अंदर रूम में आके डोर भी बंद किया। कुछ मुझे ऐसे लगा जैसे कोई फॉलो कर रहा है मुझको, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा था, माइंड में शायद वहम होगा। फिर नीचे एक हमारा खांडे करके कांस्टेबल था अनंतनाग का, मेरी गार्ड में, उसने बोला साहब जी मैं नीचे खड़ा हूँ। हम नीचे चढ़ भी कोई नहीं रहा है ऊपर। चढ़ इसलिए नहीं रहा है कि उनको पता भी पार्टी ट्रैप हो गई है। ऐसे परिस्थिति में कोई चढ़ता नहीं है, वो तो फिर अपनी पोजीशन लेके ऑब्जर्व करता है। तो उसने मुझे सपोर्ट दिया, तो हिमांशु गौड़ मुझको नीचे मिल गया ऑफिसर। हिमांशु को भी बेसिकली उसी टीम में होना था, वो जैकेट पहनने चला गया था नीचे, तो वो भी ऊपर आए, तब तक तो इनकाउंटर हो गया। तो हिमांशु से मैंने बोला कि बीनू और त्रिवेदी अंदर ट्रैप्ड है, शायद मारे गए होंगे। बलबीर गिर गया था, मुझे गोली लगी है, एक को मैं देख पाया पड़ा हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं। घर घेर के रखना और मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो। तो उसने बोला सर जो ग्रेनेड के छोटे मोटी इंजरीज हैं उन सबको तो हमने इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि सब निकलते गए और गाड़ी तब तक आ गई थी उस गली में। फिर मुझे डाला और फिर तो ड्राइवर ने रेस लगाई। ड्राइवर अकेला था, जम्मू का अजय, मैं साइड में बैठा हुआ, को ड्राइवर सीट पे, राइफल डैमेज्ड है, मेरे कोई वेपन नहीं है, आई एम ब्लीडिंग, ओनली हैव नॉलेज कि हाथ में लगा है। SMHS हॉस्पिटल में घुसा, तब तक तो हमारी विल्सन करके SI फार्मासिस्ट एम्बुलेंस लेके रेडी था। स्ट्रेचर पे डाला, हॉस्पिटल में घुसे, उन्होंने एक्सरे किया। फिर मैं मिलिट्री हॉस्पिटल निकला, वहाँ करीब 4:30 के करीब, 4:45 के करीब मेरी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुई। पेट फाड़ा उन्होंने, हाथ का जो करना था किया। मैं तो अगले दिन 11 बजे एनेस्थीसिया के बाद दिस वाज योर हैंड? ये हैंड था। ये अभी कैन यू स्ट्रेट ये स्ट्रेच कर लेता हूँ, लेकिन ये इफेक्ट नहीं होता, ये इधर नहीं, ये इफेक्ट नहीं होता, ग्रिप नहीं होता। तो पूरा कांट होल्ड टाइट? मैं इतना ही होल्ड कर सकता हूँ, जैसे इतना कर लूँगा। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकता। ओके, इतना लिमिटेड कर लेता हूँ। और इसका ये वाला इफेक्ट नहीं है, रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। अच्छा, रिस्ट लॉक हो गया है? हाँ, रिस्ट लॉक है, हाँ, क्योंकि उसमें पूरा अल्लाह रेडियस मीडियन पूरी निकल चल गई थी। और शरीर में तांबा लिए घूम रहे हैं आप? हाँ, वो सोवेनियर है। वो सोवेनियर इन द सेंस कि वो उनको एक्सरे में जब पता लगा तो वो दाहिने से घुसी और अंदर ही पड़ गई है। आपके पीछे से गई थी? नहीं, राइट से, यहाँ से घुसी, यहाँ से घुसी थी। ओके, मुझे लगता है रिकोशे होके लगी वो। डायरेक्ट हिट होता तो पार कर जाता है, इनडायरेक्ट हिट हुआ वो। किस वेपन से फायर कर रहे थे? AK-47। और फिर दाहिने पैर में लगा, तो इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ। चेस्ट पे लगा तो यहाँ एक मेडल था, तो उस पर पूरा क्रश, पूरा वो भी पता लगा नहीं। वो रात वो जो यूनिफॉर्म को काट के हॉस्पिटल वालों ने अगले दिन पॉलीथिन में डाल के फैमिली को पहुंचाया, तो वाशरमैन उसको वॉश कर रहा था, तो उसको एक पिन चुभी हाथ में, तो DGCR निकाला तो उसको पूरा बस्ट। क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि मेरी सिलाई इधर क्यों रखी है, मेरे साइड से फाड़ के निकली तो ये पूरे टाँके लगे थे। तो मैं सोचा ये तो बड़ा अजीब सा स्केप है, यहाँ कैसे है, कुछ खिंचाई हो रही, मतलब खींच रहा था। फिर जाके ध्यान आया कि अरे ये तो इस DGCR के डिस्क ने बचाया हमको, नहीं तो ये पूरा काट वो यहीं लगता है। ये क्या होता है? ये BSF के डायरेक्टर जनरल की तरफ से अच्छे कार्य के लिए एक डिस्क दी जाती है। अच्छा, तो वो ऑपरेशनल डिस्क सब मेरे पास थी। उसमें आपको लाइफ में 10-20 डिस्क भी मिल सकती है, 40 भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। यानी बेसिकली ये बिल्ला था? बिल्ला था, BSF का बिल्ला था। BSF का बिल्ला यानी था। उस मोमेंट पे वो आपका अमिताभ बच्चन दीवार से 786, हाँ 786 बिल्ला था आपका वो। DG मुझे जब हॉस्पिटल में देखने आए तो IG ऑपरेशन ने बोला सर ऑन लाइटर सेंस यू शुड इशू दिस डिस्क टू एवरीवन। मतलब उन्होंने लाइटर सेंस में चलती रहती है, बोले देखिए इसने लाइफ बचाई। और वो अभी जो मूवी बनी उनको इस पे ही सवाल था कि फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है। तो डिस्क जब देखा, यूनिफॉर्म के होल देखे, तो उन्होंने बोला सर आप जितना ये यूनिफॉर्म के होल मतलब जो यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। और जो होल है उससे तो आप कहेंगे कि कोई ज़्यादा लगा है, बट बॉडी में जो आया वो 7-8 लगा। तो वो डिस्क भी आपको दिखाता हूँ मैं
कि कैसे उसने, अच्छा, वो बिल्ला नंबर 786? हाँ, वो मुझे बाद में फिर हमारे कोलीग ने उसे उसको फ्रेम करा के मुझे दिया। यानी आपका गोली एक्सचेंज डाकुओं के साथ जैसे अमिताभ बच्चन का हुआ है शोले में, अंदर से निकाल के, हाँ इधर से जी जी। ये है, ये डिस्क है, देखिए ये जनरली ये डिस्क यूनिफॉर्म पे लगता है। हाँ, और ये यहाँ लगा था, आप यहाँ देखेंगे प्लेट टेढ़ी हो गई है, ये प्लेट टेढ़ी हो गई है। तो ये ओब्लॉन्ग है, एक शेप्ड है। हाँ, ये हाँ थोड़ी इसमें टेढ़ी होकर लटकी हुई है, अदरवाइज ओवल शेप में रहती है। यानी इट वाज दिस टच एंड गो। इट वाज, तो ये बुलेट इसको आपको इसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट होके कार्डिक एरिया में ना आके जो साइड के जो मांस वाले पार्ट है ना, थ्रू एंड थ्रू हो गई, निकल गई, उसके सारे स्टिचेस हैं। तो इसने केज को पूरा बचा लिया, वाइटल ऑर्गन, वाइटल आर्टरी बचा लिया, सुपरफिशियल एरिया से निकली, यानी इसे एक बिल्ले ने। यस। और यूनिफॉर्म के होल तो खैर वो भी बड़ा अद्वितीय रहा है कि बाद में मैं उसको भी, यूनिफॉर्म भी आपने बचा के रखी कि नहीं? बचा के रखी हुई है। और वो इतनी, तो काटी होगी डॉक्टर ने, वो सारे डॉक्टर ने काट दिया था, लेकिन जब हम उसको मोड़ते थे, दिखाते थे, तो उसका शेप हमारे दिखाते हैं व्यूअर्स को। तो बाद में मैं एक दिन अपने टेलर को ले गया, मैंने कहा इसे उल्टा करके सिलाई मार दो, नहीं तो ये मैं उठाता हूं तो ये कटा पिटा खुल जाता है, पता नहीं लगता। हाँ, लाइएगा। अरे ये नो, जाइए देखिए। ये देखिए, ये पैरा जैकेट होती है। सबसे पहले तो आपको मैं शर्ट का बताऊं। ये देखिए शर्ट है ना, तो जो बिल्ला वाला है वो ये है, देखिए ये लगा था, ये जो निशान पड़ा, ये जो निशान है गोली का निशान है। और इसका बेस्ट पार्ट है कि पीछे से देखेंगे तो होल आपको दिखेगा, एग्जिट, यानी ये पीछे साइड से होल, इधर से गोली गई है तो पीछे ये ऐसे लगी है। और इसी ने डिफ्लेक्ट किया आर्मपिट। वेस्ट काम नहीं की आपकी? वेस्ट हमारे पास थी, वेस्ट थी, लेकिन वेस्ट इतना वजनी होता है, सैग कर जाता है। उस समय टाइम पे तो वेस्ट बहुत सैग, उसमें 22 kg का होता था प्लेट, इसीलिए पेट में गोली मुझे राइट साइड से लगी, जो एक्सपोज्ड एरिया है, और ये वाला इस साइड में लगा। और ये देखिए पीछे जो फाड़ के निकला है, ये पीछे से एग्जिट वुंड था। हाँ, एग्जिट वुंड था, तो ये बचा गया, यानी लगा तो यहाँ, लेकिन सीधे ना जाके डिफ्लेक्ट हो गया। जो पेट में लगा वो दाहिने से जो गोली घुसी है वो ये है, देखिए ये यहाँ पे ये होल है पेट वाली। वो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसे वो हाइड आउट में ट्रैप हो जाएगा। उसके साथ देखिए ना, वो अपने मारे जाने के 2 मिनट पहले तक उसको आइडिया नहीं था कि मारा जाएगा। हम उस रूम में जब घुसे, उस रूम में उस मार सकता था वो। आपको ये बता, हाँ, लेकिन उसे मारा क्यों नहीं? इसलिए कि वो उसको पता नहीं था इन पे कारपेंटर है। इनको इस शीशे के हाइड का पीछे अगर आज पता लग जाएगा, तो उसको आइडिया था नहीं। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। आपको पता कैसे चला कि गाजी मर गया? वो पता लगा कि जब मैं आईसीयू में, मैं एनेस्थीसिया से वापस आया तो एक दिन बाद 30 को, हाँ। तो मुझे देखने के लिए डोर पे एंटर किए डीजी अजरा शर्मा सर। वो सुबह सुपर किंग से फ्लाई करके दिल्ली से श्रीनगर पहुंच चुके थे, उनको रात को ही खबर लग गई। तो डीजी ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। वो ग्राउंड जीरो पे देख के सीधे अस्पताल आए, डॉक्टरों से डिस्कस किया। डीजी थे, मेरी वाइफ थी, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा थे, उनकी मैडम थी, क्योंकि उनको पता लगा हुआ डीजी बीएसएफ आ रहे हैं, तो जीओसी भी आ गए थे, और बस यही लोग थे। तो डीजी जब एंटर किए तो डीजी ने बोला कि आई एम वेरी सॉरी, यू आर बैडली इंजर्ड, लेकिन मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया है तो तुम्हारी लाइफ तो बचेगी, और अब तक ठीक हो तुम, एंड कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड द हिस्ट्री, यू किल्ड गाजी बाबा। तो वो एक पहला, डीजी ने बोला, अजय राज शर्मा साहब ने, तो वो पहला कम्युनिकेशन था। तो आपको उस टाइम पे क्या फील आया? यानी वर यू नाम, क्योंकि एनेस्थीसिया से निकले थे आप, लेकिन वो सर्ज ऑफ एड्रेनलिन था कि नहीं? कि पहली बात तो मुझे इस बात का डर लगा था कि इज इट ए सक्सेस और इट इज ए डिबैकल टिल दैट टाइम। यानी आप, तो जब उन्होंने कांग्रेचुलेट किया और सक्सेस वाली बात बोली, तो पहले बात तो ये मन के अंदर जो एक लीडर को, ऑपरेशन जब आप फ्रंटली लीड करते हैं फ्रंट से, तो उसको तौबत लगने का बहुत डर होता है। उसको एक ऑपरेशनल काला धब्बा तो नहीं लगा, क्योंकि उस समय मैं ऐसा सोचने लग गया था
जब उन्होंने सक्सेस स्टोरी बताई, टेररिस्ट का नाम बताया, तो ये लगा कि वी हैव डन, काम कर दिया हमने। आपको एम्स एयरलिफ्ट किया गया? हाँ, प्लेन वाज एयरलिफ्ट किया गया और राजेंद्रा सर हमको एयरपोर्ट छोड़ने आए। आईजीपी कश्मीर, आईजीपी कश्मीर छोड़ने आए एयरपोर्ट एंट्री गेट तक। बोले कि तुम आज जा रहे हो दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए, मैं तुम्हें विश करने आया हूँ, जो कि बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, क्योंकि वो बड़ा ऑपरेशनल प्रोफाइल से बहुत खुश रहते थे हमारे। तो वो मुझे सी ऑफ किए, बीएसएफ तो था ही, एयरपोर्ट यहाँ मैं दिल्ली पहुँचा। तब एयरो ब्रिज वगैरह था नहीं, एलिवेटर वगैरह से उतारा गया, 12 सीट एयर इंडिया की निकाल के मेरा स्ट्रेचर बांधा गया, यूरिन कैथेटर से लेके फिर डॉक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट, यानी सीटें हटाई गई थी आप? 12 सीट, क्योंकि जब तक 12 सीट हटाएंगे नहीं लंबाई में, वो स्ट्रेचर लग नहीं सकता। आपको कीर्ति चक्र मिला जी, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम से। योर पेरेंट्स वर देयर? मैं कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था। मैं तो जस्ट मतलब काम का ही पागलपन था। और मतलब कई बार कहा जाता था कि पंगे लेते रहते हो, सारा ठेकेदारी ले रखा है। पेरेंट्स बोलते थे? पेरेंट्स कभी नहीं बोले, थोड़े वरीड तो रहते थे, लेकिन पेरेंट्स को मैं अपनी ग्रीवियस इंजरी को 70-72 दिन छुपाए रहा। मैं उनको मैं अपने पास आने नहीं दिया। कारण है कि मुझे ऐसे लगा कि कटे पुटे हालत में पता नहीं कैसा फील करेंगे। उसके बाद पिताजी बोले मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मत आइए, इलाज चल रहा है। तो वो जब स्पाइनल इंजरी बसंत कुंज आए मिलने मेरे से 70 दिन बाद, और जब उन्होंने मुझे देखा, मैं नेकर में था, पेट फटा हुआ, हाथ फिक्सेटर, जब देखा उन्होंने तो वो बिल्कुल आपा खो बैठे कि तुम मुझे इतना कमज़ोर दिल का समझते हो, तुम मुझे बुज़दिल समझते हो, तुमने ये बात 70 दिन तक छुपाई रही कि मतलब अगर मैं तुरंत आ जाऊंगा, देखूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो अगले दिन वो सेरेमनी में आए। उस सेरेमनी में जब उन्होंने राष्ट्रपति को देखा, तीनों सेनाओं के चीफ बैठे हैं, एयर मतलब अर्जन सिंह भी उस समय थे, भगत सिंह शेखावत जी वाइस प्रेसिडेंट थे, मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एपीजे कलाम साहब हैं। तो उन्होंने जब पूरा देखा और जब साइटेशन सुना, क्योंकि उसमें खाली गैलेंट्री मेडल का ही साइटेशन पढ़ा जाता है, और साइटेशन थी जसदेव सिंह की, जो ओलंपिक हॉकी की कमेंट्री करते थे। वो पिताजी हॉकी की कमेंट्री सुनने के बड़े शौकीन थे, वो ट्रांजिस्टर पर सुना करते थे। तो वो बड़ा उस दिन प्राइड फील किए। आपको क्या लगता है कि उस समय पे जो टेरर के खिलाफ मुहिम में सरकार और लोकल मशीनरी, उसमें तब में और आज में कोई फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। हुर्रियत के जितने फ्रंट ऑफिसेज हैं जो टेरर मॉड्यूल को प्रमोट करते थे, पाकिस्तान की एसटीडी लगा के बैठे रहते थे, तो सारी दुकानें बंद हैं। यक्ष प्रश्न, आप सबकी बातें सुनते थे ग्रिड पे डाल के। हाउ डीप वाज द नेक्सस बिटवीन लोकल पॉलिटिशियंस एंड टेररिस्ट्स? वेरी डीप, वेरी डीप। किस लेवल तक सुना है आपने बात करते हुए? मैं डीप ये कह सकता हूं, उनके घर में पाकिस्तानी टेररिस्ट रहते थे। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं इस समय टॉकिंग अबाउट, मैं एक कैटेगरी बता देता हूं। ए ग्रेड के टेररिस्ट अगर जैसे होते हैं, तो ए ग्रेड के पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएलए, एमएलसी, व्हाटएवर, ऐसे लोग भी थे। और ए ग्रेड नहीं, पाकिस्तानी टेररिस्ट तो वैसे ही ए ग्रेड होता है, उसमें भी लोकल टेररिस्ट नहीं, ए ग्रेड पाकिस्तानी टेररिस्ट। हमने 2000 में अली कदल में एक ऑपरेशन किया था, उसमें एक सियालकोट के पाकिस्तानी टेररिस्ट को इनकाउंटर में मारा था हमने, और उसका पेयर पाकिस्तानी बड़े टॉप लेवल पॉलिटिकल फैमिली के ब्रदर के यहाँ बैठा हुआ था, उनके घर पे। वाजपेयी जी ने उस टाइम पे और अडवाणी जी ने कहा था दैट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टेररिज्म हैज स्टार्टेड। कहा था। हैव वी रीच्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर? मुझे लगता है कि माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। दुनिया कहती है कि हम दिल में यादें लिए जी रहे हैं, आप अपने पेट में गोली लिए जी रहे हैं। नरेंद्र नाथ दुबे जी, it's a pleasure speaking to you. Thank you so much. Especially on a day like this.